हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार्थ मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। और आज हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के लिए, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब देखा जाए फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में पहले दो, प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखते हैं जो प्योर सबस्टेंस होता है उसको भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर को भी दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एलिमेंट जो होता है उसको फिर से तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और जो एलिमेंट होता है इसको फिर से दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, नेचुरल एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट। और जो कंपाउंड होता है उसको भी दो पार्ट में, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हम लोग एक टॉपिक वाइज टॉपिक करके स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मैटर से। तो मैटर देखिए भाई, मैटर क्या होता है? मैटर कहता है कि जैसे एवरीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास नोन एज मैटर। आपके आसपास कुछ भी दिखाई पड़े जो स्थान को घेरे और जिसका कुछ मास हो, माने वजन हो, उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि एवरीथिंग्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, मैटर हो गया। अब मैटर में जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन पहला, और फिजिकल में कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहले इन तीनों को हम लोग स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। और पहला हमारे पास है सॉलिड। देखते हैं भाई सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड क्या डिफिनेशन क्या कहता है कि ऐसे मैटर्स जिनका डिफिनिट शेप होना चाहिए और डिफिनिट वैल्यू होना चाहिए, दोनों का दोनों क्या हो? डिफिनिट हो, उसे बोलेंगे सॉलिड। मैंने क्या कहा कि डिफिनिट शेप और डिफिनिट वैल्यू, इसे क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट में। माने सॉलिड स्टेट में वैल्यूम भी क्या होता है? डिफिनिट होता है, और इसके बाद शेप भी क्या होता है? डिफिनिट होता है। और सेकेंड हमारे पास क्या है? लिक्विड। इसमें क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम और इनडिफिनिट शेप। माने वॉल्यूम, लिक्विड जो होता है ना उसका डिफिनिट शेप तो क्या होता है? डिफिनिट होता है, लेकिन जो उसका वॉल्यूम होता है वो इनडिफिनिट होता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है क्या है? गैस। तो गैस में क्या होता है? शेप and volume of gases of gas is not definite। माने जो गैस होता है उसका वॉल्यूम और शेप दोनों के दोनों क्या होते हैं? डिफिनिट नहीं होते। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैंने क्या बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या होता है? उसका शेप भी डिफिनिट होता है और उसका वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। और लिक्विड में क्या होता है? डिफिनिट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन शेप जो होता है उसका अनडिफिनिट हो जाता है। ठीक है, और जो गैस होता है इसका शेप और वॉल्यूम दोनों का दोनों क्या होते हैं? इनडिफिनिट, माने डिफिनिट नहीं होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर दोनों के बीच, तीनों के बीच का अगर थोड़ा सा एक और भी हम लोग डिफरेंट देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं, जिस फोर्स के द्वारा मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड होते हैं, मतलब बंधे होते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर गैस में होता है। और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, माने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है, माने बहुत ही कम होता है, माने नहीं होता है। ठीक है, और जो लिक्विड होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होता है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, खाली स्थान, वो सॉलिड से
ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, और जो गैस होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमको पहला हेडिंग क्या पढ़ना है? प्योर सब्सटेंस। ठीक, आइए देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, ऐसे सब्सटेंस जिसको आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते उसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। माने इसे कहते हैं द सब्सटेंस which cannot be separate into other substance, which cannot be separated into other substance। किसके द्वारा? बाई फिजिकल प्रोसेस द्वारा। केमिकल प्रोसेस द्वारा तो हो जाएगा भाई, लेकिन फिजिकल प्रोसेस द्वारा नहीं हो पाएगा, तो फिजिकल प्रोसेस द्वारा। ठीक है, माने ऐसे सब्सटेंस मैंने क्या कहा कि विच कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। अब जैसे प्योर सब्सटेंस में मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा H2O, वाटर, पानी जो होता है। अब ये पानी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अब पानी प्योर सब्सटेंस है, कैसे प्रूव करेंगे आप? तो बताइए कि पानी को फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते H2O को। करके देखिए आप, फिजिकल प्रोसेस होता है क्या? जैसे वाटर को आप गर्म कर दीजिए, तो गर्म करेंगे क्या बनेगा? वेपर बनेगा। तो चाहे वाटर लिक्विड स्टेट में हो या फिर वेपर हो, दोनों में तो H2O ही होता है। अब फिर इसको क्या करिए? वाटर को लेकर के ठंडा करिए, फिर क्या बनेगा? आइस बनेगा। तो जो बर्फ होता है उसमें भी तो H2O ही होता है। माने ठंडा करिए, गर्म करिए, ठंडा करिए, गर्म करिए, H2O का H2O ही रहेगा, वो सेपरेट नहीं होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहो कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो कभी भी नहीं होंगे। मतलब H2O क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस है। ठीक, अब इसके बाद हमारा इसमें पहला टॉपिक क्या है प्योर सब्सटेंस में? एलिमेंट। एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट, आइए देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट कहता है कि इसको हम, अभी देखिए प्योर सब्सटेंस में आपने कहा कि केवल फिजिकल प्रोसेस द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट में ना तो फिजिकल और ना ही केमिकल, माने किसी भी प्रोसेस द्वारा, ना तो फिजिकल ना तो केमिकल, किसी भी प्रोसेस द्वारा आप इसको डिकम्पोज नहीं कर पाओगे, माने तोड़ नहीं पाओगे। ये देखते हैं कैसे। क्या कहा कि एलिमेंट आर द सब्सटेंस, एलिमेंट आर द सब्सटेंस which cannot be composed into simple substance, either by physical process, either by physical process or chemical process। मानिए एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर या आप केमिकल प्रोसेस करिए या फिर फिजिकल करिए, किसी भी प्रोसेस द्वारा आप एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ये सभी एलिमेंट हैं। तो इनको आप कोई भी प्रोसेस लगा लो, ये डिकम्पोज होने वाले नहीं है, ये जो है वही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिमेंट। अब देखिए बेटा, अब काफ़ी इजी टॉपिक से एलिमेंट में पहले मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़ते हैं, और हम लोग तीनों इसको साथ में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए आप, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। चलिए देखिए, बहुत इजी। मेटल क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए भाई, मेटल का डिफिनेशन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और कोई भी एलिमेंट होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव आयंस बनाएगा, माने इसको तो केटायन आप बोलते हो, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके मेटल। नॉन मेटल पर आ जाते हैं, पहले सुन लीजिए फिर इसके बाद लिख के दिखाएंगे। नॉन मेटल कहता है कि उसी का उल्टा, मेटल वाले का उल्टा। मेटल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद पॉजिटिव आयंस बनाएगा, और नॉन मेटल क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? तब नेगेटिव आयंस।
और मेटलॉइड क्या होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, उसे कहते हैं मेटलॉइड। आइए देखते हैं मेटल क्या कहा कि डोनेट द इलेक्ट्रॉन, डोनेट क्या इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा केटायन, केटायन को क्या कहते हैं भैया पॉजिटिव आयंस हो प्लस, उसे बोलेंगे मेटल। नॉन मेटल क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम, क्यों करेगा डोनेट बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन ना लीजिए। नॉन मेटल, हाँ इसी का उल्टा आ जाइए, डोनेट की जगह क्या हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। चलिए इधर आइए, फिर इसके बाद क्या बनाएगा पॉजिटिव बनाया माने केटायन, केटायन का उल्टा भाई कौन सा होता है एनायन होता है माने माइनस, ये माइनस बनाएगा। ठीक है, तो दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एक प्लस बनाएगा तो दूसरा माइनस बनाएगा। ये हो गया दोनों का डेफिनेशन। और आगे चलते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है मेटलॉइड, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या करेगा जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, उसे कहेंगे मेटलॉइड। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल दोनों की क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग मेटलॉइड। अब देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मेटल में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, Fe हो गया, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, इसी सारे के सारे क्या है मेटल्स हैं, मैक्सिमम मेटल ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मेटल होते हैं। और नॉन मेटल में अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन हो गया, ये सभी के सभी क्या है नॉन मेटल है। ठीक है, अब कुछ मैं आपको एक पॉइंट इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता दूं, मेटलॉइड का सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, ठीक है, एंटीमनी भी होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं मेटलॉइड। अब थोड़ा फैक्ट की बात करते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि कोई भी एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो डोनेट किया तो क्या बनाएगा केटायन माने प्लस बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और प्लस बनाया तो क्या हो गया मेटल हो गया। चलिए बात सही है, लेकिन क्या जितने एलिमेंट है कोई भी होगा, ऐसी ही बात नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, हर जगह एक आध एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी एक अपवाद है, वो कौन सा अपवाद है, वो है H+, याद रखिएगा कौन सा एक्सेप्शन है H+। देखिए H+ बनाया है, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और H+ बना दिया, लेकिन ये मेटल नहीं होता है, क्या होता है नॉन मेटल होता है। ठीक है, अच्छा तो मैंने फिर क्या कहा, नॉन मेटल में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा एनायन बनाएगा माने माइनस बनाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा हमारे पास नॉन मेटल हो जाएगा। ठीक है, क्या कोई भी एलिमेंट होगा ऐसा नहीं भाई, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एनायन भी नहीं बनाएंगे माने माइनस भी नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी नॉन मेटल होते हैं। वो कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं, तो एक दो नहीं 6 एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जिसे बोलते हैं हम लोग नोबल गैस माने इनर्ट गैस। पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में 18 ग्रुप में यही बैठे हुए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, जो माइनस भी नहीं बनाते, लेकिन प्रॉपर्टी जिनकी क्या होती है नॉन मेटल की होती है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन हो गए। मेटलॉइड की मैं अगर बात करूँ तो मेटलॉइड में मैक्सिमम वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करें, डोनेट भी करें, पॉजिटिव भी बनाए, निगेटिव भी बनाए, मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग मेटलॉइड। तो ये हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अच्छा कंपाउंड है, बहुत अच्छा। कंपाउंड क्या होता है भाई, कंपाउंड, चलिए देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए कंपाउंड्स का डिफिनेशन क्या कहता है कि कंपाउंड्स आर कंपोज्ड बाई 2 or more एलिमेंट, यानी कम से कम कितने, 2, एक से काम नहीं चलेगा, एक रहेगा तो कंपाउंड नहीं, एक एलिमेंट है तो कंपाउंड नहीं। क्या कहा कि 2 or more एलिमेंट यूनाइटेड केमिकली इन डिफिनिट proportion
ऑफ मास। देखिए यहाँ पर दो ही बात तो फिक्स है। क्या क्या फिक्स है? कंपाउंड के लिए पहले नियम क्या कहा? पहले कहा कि या तो दो एलिमेंट होने चाहिए या तो दो से ज़्यादा, माने एक एलिमेंट नेवर भी कंपाउंड, कभी भी कंपाउंड नहीं हो सकता, माने कम से कम दो एलिमेंट हो या तो दो से ज़्यादा हो। ये बात होगी। दूसरी बात कि उनका जो मास होगा, उसका जो रेशियो होगा, प्रपोर्शन होगा, वो क्या होना चाहिए? डिफिनिट माने फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि H2O है आपके पास, ये कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? पहला टर्म देखते हैं हम लोग। क्या दो एलिमेंट है? जी हाँ, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, माने दो एलिमेंट हो गए तो ये कंपाउंड हो सकता है। अब इनके मास का रेशियो देख लेते हैं, तो इसमें होता है 1:8। ये कैसे निकलता है मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन दो हो गए। ऑक्सीजन का कितना होता है? एटॉमिक मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2:16 आया। उसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1:8 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका H2O जो होता है उसमें फिक्स है कि 1:8 में इनका एटॉमिक मास होता है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? पहली बात तो जो कंपोज्ड हो, मतलब बने हो मिल करके, या तो दो से ज़्यादा एलिमेंट। दूसरी बात उनका जो एटॉमिक मास का जो मास होगा उनका, उसका रेशियो जो है वो डिफिनिट माने फिक्स होना चाहिए। ठीक, ये हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड को क्लासिफाइड किया गया दो पार्ट में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं। पहला है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक क्या होता है? अदर देन कार्बन, माने कार्बन को छोड़ करके, अदर देन कार्बन, माने अगर मैं कार्बन को छोड़ दूं, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन न हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन न हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कोई भी कंपाउंड नहीं, मैंने वहां पर भी एक्सेप्शन बताया था नेक्स्ट वीडियो में, और यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं, वही बात फिर से आपका स्टार्ट होगा। कार्बोनेट एंड ऑक्साइड, अगर कार्बन है तो उसका क्या क्या हो सकता है? कार्बोनेट हो सकता है और ऑक्साइड कार्बन, माने कार्बन की जो है ऑक्साइड भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि CO2 और CO, यहाँ पर मैं अगर कार्बोनेट की बात करूँ तो Na2CO3 और इसके बाद NaHCO3, ये क्या है? कार्बोनेट हो गए। तो ये लोग क्या हैं? इनऑर्गेनिक में ही है। कार्बन है इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इन सब में कार्बन है, लेकिन है क्या ये लोग? इनऑर्गेनिक हैं। क्यों इनऑर्गेनिक है? उसका कारण ये है कि ये कार्बन के एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक्सेप्शन में आते हैं। अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है तो वो आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल उसके कार्बोनेट और उसके ऑक्साइड को छोड़ करके। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। और जो हमारे पास टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल बचा हुआ, इसको मैं लास्ट में कवर करूंगा, दो लास्ट में। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, मोस्टली देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन एंड, और क्या है भैया? इट्स एंड देयर डेरिवेटिव। देखिए हाइड्रोकार्बन, माने हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जैसे मैंने लिखा, देखिए CH4, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? क्या रखा? हाइड्रो का माने हाइड्रोजन, और कार्बन माने कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। मैंने रखा CH4, इसमें ये कार्बन ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन। मैंने रखा C2H6, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मैंने रखा C2H4, ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। मैंने रखा C2H5OH, ये देखिए ये भी हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन साथ में OH है, माने ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, मतलब कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका स्टडी करेंगे? कार्बन के कंपाउंड का। तो कार्बन का कंपाउंड मोस्टली जो होता है ऑर्गेनिक में वो होता है हाइड्रोकार्बन, माने कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक, और उसके डेरिवेटिव, माने हाइड्रोकार्बन के साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाता है, NH2OH, COOH, ये सभी हो जाते हैं, तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ये सभी के सभी किस में आएंगे भैया? ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आएंगे। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? मिक्सचर।
मिक्सचर्स। चलिए देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म मिक्सचर। देखिए सिंपल सी बात होती है, मिक्सचर होता क्या है, मतलब दो इन एनी रेशियो, माने दो या दो से अधिक, कम से कम दो सब्सटेंस हो या फिर दो से ज़्यादा भी सब्सटेंस हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी रेशियो में हो, कोई कम हो कोई ज़्यादा, उसे नहीं मतलब। जैसे ही दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। डेफिनेशन क्या कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, माने कम से कम दो सब्सटेंस होनी चाहिए या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एनी रेशियो माने इसका अनुपात कोई फिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कंपाउंड और मिक्सचर में यही तो अंतर है, उसमें जो है फिक्स था रेशियो, यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं। क्या रेशियो फिक्स है, 5 लीटर पानी ले लिए, 100 ग्राम सॉल्ट डाल दिए, नमक बन गया, हमारा मिक्सचर हो गया, ठीक है। 1 लीटर पानी है, 500 ग्राम शुगर डाल दिए, चीनी हो गया, फिर भी मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके, मिक्सचर होंगे। किसी भी रेशियो में दो या दो से अधिक सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, आपके पास मिक्सचर होता है। मिक्सचर में दो टॉपिक है आपको पता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आइए देखते हैं, पहला हमारे पास टॉपिक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने ये कहा कि ऐसा हमारे पास मिक्सचर होना चाहिए जिसका सभी जो कंपोनेंट हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। मैंने क्या कहा कि द मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है। मैंने क्या कहा कि ऐसा मिक्सचर होना चाहिए जिसका जितना भी कंपोनेंट है वो सभी के सभी यूनिफॉर्मली माने एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड माने वितरित हों। अब जैसे मैंने कहा कि आप 5 लीटर जो है पानी ले लिए, उसमें आप जो है 1 kg चीनी मिला दिए, मिला के आप अच्छे से घोल लिए। तो आप सोचिए, जो आपने 1 kg चीनी को 5 लीटर पानी में डाल के बढ़िया से घोला, उसमें 1 kg चीनी जो है पूरे के पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये नहीं कि नीचे वाले पानी में ज़्यादा चीनी है, ऊपर वाले पानी में कम चीनी है। जब पूरा अच्छे से घुल जाएगा तब की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। जैसे आप 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिए, तो नमक डाल के अगर आप घोलोगे तो जो नमक होगा आपका वो पूरे के पूरे पानी में अच्छे से घुला होगा। और अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक, ये देखते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। तो यही बात होगी, वहाँ पर यूनिफॉर्म था, यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होगा। माने द मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंपोनेंट और नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने क्या कहा कि जिसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट का हिंदी होता है अवयव, माने कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ, वो यूनिफॉर्मली माने एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अब जैसे मैंने क्या कहा कि आप पानी ले लिए और पानी में आप डाल दिए क्या, लोहे का कंकड़ डाल दो, सिंपल सी बात है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को डाल दो। तो जब लोहा का टुकड़ा जाएगा पानी में तो जाके नीचे बैठेगा कि ऊपर पूरा तैरेगा, पूरे पानी में जाके नीचे बैठेगा। नहीं तो क्या वो जो कंकड़ आपने पानी में डाला वो पूरे पानी में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वितरित हुआ है, नहीं, नीचे जाके बैठ गया। तो ये क्या हो गया, आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। माने क्या कहा गया डेफिनेशन में कि द मिक्सचर्स इन विच डिफरेंट कंपोनेंट और नॉट
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे हम लोग? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये मेरा पूरा टॉपिक कवर हो गया। हाँ, मेरा 2 टॉपिक छूट गया था यहाँ पर, नेचुरल एंड एलिमेंट एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट। आइए थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। नेचुरल एलिमेंट, तो नेचुरल एलिमेंट क्या होते हैं? जो नेचर में पाए जाते हैं। और आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मतलब संश्लेषित, जिन्हें बनाया गया हो, सिंथेटिक एलिमेंट। सिंपल से बातें होगी। दूसरा क्या हमारे पास? आर्टिफिशियल एलिमेंट, माने जिन्हें मैन मेड एलिमेंट इनको बोलते हैं, जिसको मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने लैब में प्रिपेयर किया है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। कौन होता है ऐसा? ES आइंस्टीनियम, CF कैलिफोर्नियम, ये दोनों एलिमेंट क्या है? आर्टिफिशियल है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं आर्टिफिशियल। अगर मैं बात करूं अच्छे से तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल एलिमेंट 180 माने 118, 118 माने 118 एलिमेंट होते हैं। और 118 एलिमेंट में नेचुरल एलिमेंट कितने होते हैं? 92। बचा कितना? 26 एलिमेंट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने लिख दिया आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, ये दो एलिमेंट क्या है? आर्टिफिशियल माने सिंथेटिक एलिमेंट है, जिसको मनुष्यों ने लैब में बनाया है। और 92 जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, ये जो भी एलिमेंट होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके नेचुरल एलिमेंट होते हैं और ये आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट में अगर एक आध पॉइंट अगर हम लोग और भी देखें, ये मान लीजिए आर्टिफिशियल और नेचुरल एलिमेंट हो गया। एलिमेंट जो होता है, मतलब अगर हम बात करें कि अर्थ के क्रस्ट का, तो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसका 90% पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 90% पार्ट माने हमारा जो पृथ्वी है उसका ऊपरी जो भाग है वो 90% भाग केवल 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। केवल 5 से। कौन कौन से? ऑक्सीजन हो गए, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और इसके बाद आयरन हो गया, और इसके बाद कैल्शियम हो गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। माने अर्थ क्रस्ट जो होता है उसका 90% पार्ट, उसका 90% भाग जो होता है केवल 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। और वो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। और यही नहीं, मैं आपके बॉडी के बारे में बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका 90% पार्ट माने 90% भाग केवल 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। माने मनुष्य के शरीर का 90% भाग केवल 3 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। और वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ये 3 एलिमेंट से मिलकर के हमारा जो है बॉडी के 90% पार्ट जो होते हैं ऐसे 3 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं। तो ये हमारे पास पूरा हो गया टॉपिक, लगभग क्लियर। मैंने क्या क्या बताया? मैटर बताया आपको, एक बार मैं पुनः रिकॉल कर देता हूँ। आपने जिस पॉइंट को पढ़ा उसको फिर सुनिए आप। मैटर क्या होते हैं? तो मैंने मैटर के बारे में बताया कि एवरीथिंग्स दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास नोन एज मैटर। वह कोई भी वस्तु होगा जो स्थान को घेरेगा और जिसका कुछ वजन होगा उसे क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। फिर मैंने कहा कि मैटर को 2 बेस पर क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये सॉलिड क्या होते हैं? मैं रिवाइज करा रहा हूँ जो आपने पढ़ा था। सॉलिड का शेप डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। लिक्विड क्या होते हैं? जिसका शेप इनडिफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? डिफिनिट होता है। गैस क्या होते हैं? जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों के दोनों क्या होते हैं? डिफिनिट नहीं होते हैं। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम, इसमें बहुत कम होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम, इसमें थोड़ा कम, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक, अब आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर। तो प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जिसको आप फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर पाते, उसे क्या कहते हैं? प्योर सबस्टेंस कहते हैं। जैसे वाटर हो गया आपका, H2SO4 हो गया, ये सभी के सभी क्या है आपके पास? प्योर सबस्टेंस है। आगे चलते मैंने बताया कि प्योर सबस्टेंस क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो एलिमेंट को जो है पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल के बारे में मैंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें और केटायन बनाए, माने
पॉजिटिव आयंस बनाएंगे उसे कहेंगे मेटल। एक्सेप्शन भी मैंने बताया कि H+ हाइड्रोजन जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, H+ भी बनाता है, लेकिन वह नॉन मेटल होता है, माने मेटल नहीं होता है। अगला टॉपिक हमारे पास नॉन मेटल मैंने पढ़ा है आपको, तो नॉन मेटल मेटल का उल्टा हो गया, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और जो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बनाएगा नेगेटिव आयंस, वो होगा हमारे पास नॉन मेटल। इसका भी मैंने एक्सेप्शन बताया कि 6 एलिमेंट, 1-2 एलिमेंट नहीं, 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते, जो नेगेटिव आयंस नहीं बनाते, लेकिन फिर भी नॉन मेटल ही होते हैं। वो आपके पास होता है 0 ग्रुप एलिमेंट, यू कैन से दैट नोबल गैस, इनर्ट गैस, और वो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। आइए अगला टॉपिक हमारे पास था मेटलॉइड। मैंने मेटलॉइड के बारे में क्या बताया आपको कि जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग, मेटलॉइड कहेंगे। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके पास हो गया। फिर अगला हमारे पास टॉपिक था नेचुरल एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट। और कितने पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 92। इसके बाद फिर मैंने कहा आर्टिफिशियल एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट विच आर मैन मेड, जिसको आप वैज्ञानिकों ने, मनुष्य ने बनाया है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, या इसी को बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। ठीक, ये कौन सा होता है, आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम आपके पास होता है। ये कितना होता है, 26 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मिक्सचर क्या होते हैं, तो मैंने कहा कि मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में आप मिला दीजिए तो आपका मिक्सचर बन जाएगा। और मिक्सचर आर 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, मैंने इसके बारे में भी बताया कि जब होल मिक्सचर आपका, माने जो इसमें कंपोनेंट हैं, जो सब्सटेंस हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, माने एक समान रूप से वितरित हो पूरे के पूरे मिक्सचर में, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और जब यूनिफॉर्मली नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। माने एक समान रूप से सारे के सारे कंपोनेंट, सारे के सारे सब्सटेंस नहीं हो तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब कंपाउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कंपाउंड अदर देन कार्बन नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। माने कार्बन के कंपाउंड को अगर छोड़ दिया जाए तो जो कंपाउंड होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक का होता है। लेकिन कुछ कार्बन के कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक में आते हैं, जैसे कार्बोनेट और ऑक्साइड ऑफ कार्बन। यहाँ आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें हम लोग किसका स्टडी करेंगे, सॉरी कौन से ऐसे कंपाउंड होंगे, तो हमारे कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, माने जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जैसे आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, बेंजीन। ये सारे के सारे कंपाउंड जो होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं, और इसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो ये सभी हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन पर डे आपको एक नया टॉपिक्स वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाए। थैंक यू सो मच।